ये कहानी आर्यन ने भेजी है और इसको पढ़ते वक्त मुझे खुद अंदर से काफी अनईजी फील हुआ। आर्यन जो मुंबई में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ था, एकदम शहरी एनवायरनमेंट में, जहां सुबह आंख खोलते ही गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं, जहां खिड़की खोलते ही सामने कोई ना कोई बिल्डिंग होती है और जहां रात को भी पूरी तरह अंधेरा कभी होता ही नहीं। उसकी पूरी चाइल्डहुड ऐसी ही रही थी। स्कूल बस, ट्यूशन, प्लेग्राउंड, सोसाइटी के फ्रेंड्स, उसने बचपन से यही दुनिया देखी थी। उसके मम्मी पापा जब कभी अपने बचपन की बात करते थे ना, तो बस एक जगह का नाम आता था, सीतापुर राजस्थान, और फिर बात वहीं रुक जाती थी, जैसे उस नाम के आगे कुछ बोलना अलाउड ही ना हो। आर्यन को शुरू से ही ये बात अजीब लगती थी। मतलब हर किसी का कोई ना कोई गांव होता है, लोग प्राउड फील करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे उस वर्ड के साथ ही एक साइलेंस चिपकी हुई थी। जब भी आर्यन पूछता था कि गांव कैसा है, तो जवाब मिलता था बस ठीक है, नॉर्मल है, फील्ड्स हैं, कुछ खास नहीं, और फिर टॉपिक चेंज। लेकिन बच्चा था ना, क्यूरियोसिटी तो होती है, और जितना ज्यादा मना किया जाता है उतना ही दिमाग उसी तरफ जाता है। एक दिन मॉनसून का मौसम था, मुंबई की हैवी बारिश, बालकनी के बाहर पानी गिर रहा था, हवा में गीली मिट्टी की स्मेल थी, घर में लाइट भी बार बार जा रही थी, और मम्मी पापा ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे थे, नॉर्मल टोन में, बिना ये सोचे कि आर्यन सुन रहा है। बचपन के दिन, खुली हवा, खेत, रात के टाइम पेड़ों से आने वाली आवाजें, और एक बात जो आर्यन के कान में अटक के रह गई। वहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में बच्चों को ज्यादा नहीं बताते, बस वही लाइन थी जिसने आर्यन के दिमाग का स्विच ऑन कर दिया। उसने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया, नाना नानी कैसे हैं, हमारा घर कैसा है, हम कब जाएंगे। पहले इग्नोर हुआ, फिर थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा, और फिर सीधा बोल दिया गया कि जाने की जरूरत नहीं है। आर्यन को ये बात एकदम से चुभी। पहली बार उसे फील हुआ कि उससे जानबूझ के कुछ छुपाया जा रहा है। उस दिन के बाद आर्यन ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं की, बल्कि वो वाली जिद पकड़ ली जहाँ बच्चा चुप हो जाता है, खाना प्लेट में रह जाता है, फेवरेट पाव भाजी भी हाथ नहीं लगाता। मम्मी पापा को लगा पहले तो नॉर्मल नखरे हैं, पर जब 2 दिन तक कुछ नहीं खाया तब टेंशन बढ़ने लगी। डॉक्टर को कॉल करने की बात हुई और फाइनली पेरेंट्स को मानना ही पड़ा। बोला ठीक है, समर वैकेशन में ले जाएंगे, बस अब ड्रामा बंद करो। आर्यन उस दिन खुश तो हो गया, लेकिन जो बात बाद में समझ आती है ना, वो ये है कि कभी कभी हम किसी को चुप कराने के लिए हाँ बोल देते हैं, बिना ये सोचे कि हम किस दरवाजे को खोल रहे हैं। वैसे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप एंड लाइक कर देना। अपनी कहानी भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, क्या पता नेक्स्ट कहानी आपकी हो। समर आते ही ट्रैवल का प्लान बना, पहले ट्रेन, फिर रोड जर्नी। जैसे जैसे मुंबई पीछे छूट रहा था, वैसे वैसे बिल्डिंग्स कम होती जा रही थी, हवा ज्यादा ओपन लग रही थी, फोन का नेटवर्क वीक होता जा रहा था, और आर्यन को ये सब एक एडवेंचर जैसा लग रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक ट्रिप थी, नई जगह, नए लोग, नए किस्से। जब सीतापुर के पास गाड़ी घुसी तो सबसे पहली चीज जो आर्यन ने नोटिस की वो साइलेंस था। शहर वाली बैकग्राउंड नॉइज यहाँ बिल्कुल नहीं थी। शाम होते ही हवा ठंडी हो जाती थी, पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगती थी, और रात को अंधेरा इतना गहरा होता था कि पहली बार आर्यन ने इतने सारे तारे एक साथ देखे। नानी का घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, छत से लटकते हुए स्पाइडर वेब्स, चारपाई की खरखर आवाज जो शहर के घरों में कम ही मिलती है। शुरू के कुछ दिन आर्यन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। नानी के हाथ का खाना, गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, खेत के बीच भागना, सुबह सुबह गाय के गले की घंटी की आवाज से उठना, शाम को बिना किसी वजह के थक जाना। सब कुछ स्लो था, सुकून भरा था। लेकिन धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस करनी शुरू की। गांव के कुछ रास्ते शाम के बाद बिल्कुल खाली रहते थे, कुछ जगहों का नाम आते ही लोग चुप हो जाते थे, और जब आर्यन पूछता था कि वहाँ क्यों कोई नहीं जाता, तो जवाब हमेशा अधूरा होता था, बस मत जाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये सब सुन के आर्यन को लगता था शायद बड़े लोग बस फालतू की बातें करते हैं, लेकिन कहानी ना कहानी, वार्निंग्स हमेशा चिल्ला के नहीं आती, कभी कभी वो सिर्फ साइलेंस बन के आती हैं। और आर्यन उस साइलेंस को समझने के बजाय इग्नोर कर रहा था, बिना ये जाने कि ये इग्नोर करना उसके लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। गांव में रहने के कुछ दिन बाद आर्यन को लगने लगा था कि यहाँ सब कुछ जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। दिन के टाइम सब नॉर्मल होता था, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें पानी भर रही हैं, बूढ़े चारपाई पे बैठे बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती थी ना, एक अजीब सी शिफ्ट आ जाती थी, जैसे किसी ने इनविजिबल स्विच ऑफ कर दिया हो। आवाजें धीरे हो जाती थी, बच्चों को घर के अंदर बुला लिया जाता था, और जो लोग दिन में हंस हंस के बात कर रहे होते थे, वही लोग शाम को एक दूसरे से नजर मिलाना भी अवॉइड करने लगते थे। आर्यन ने पहले पहले इस चीज को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि उसके लिए गांव एक नया एक्सपीरियंस था, हर चीज एक्साइटिंग लग रही थी। लेकिन फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि वो शाम को क्रिकेट खेल रहा था और अचानक किसी आंटी ने बोला, बेटा घर जाओ, अंधेरा होने वाला है। उस टोन में सिर्फ केयर नहीं थी, थोड़ा सा पैनिक भी था। आर्यन को उस वक्त लगा शायद गांव में ऐसा ही होता होगा, पर जब ये चीज रोज होने लगी ना, तब उसके दिमाग में सवाल आना शुरू हो गए। उसके कजिन रवि से उसकी थोड़ी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। रवि गांव में ही बड़ा हुआ था,
था। शहर से ज्यादा उसे गांव के रास्ते पता थे, पेड़ों के नाम पता थे और गांव के रूल्स भी। एक शाम दोनों छत पे बैठे थे। नीचे से जंगल की हवा आ रही थी। दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी और आर्यन ने कैजुअली पूछ लिया कि यहाँ शाम के बाद लोग इतने चुप क्यों हो जाते हैं। रवि ने पहले तो हंस के टाल दिया, बोला ऐसा ही होता है। लेकिन जब आर्यन ने दोबारा पूछा, थोड़ा इंसिस्ट किया, तब रवि का चेहरा थोड़ा चेंज हो गया, आवाज धीमी हो गई और उसने बोला कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बस चुपचाप रहना ही बेटर होता है। आर्यन को ये जवाब बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगा और उसने सीधा पूछ लिया कि क्या उस पुराने स्कूल की वजह से है। रवि ने ये नाम सुनते ही इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर बोला धीरे से, हाँ वही जगह है जिसके बारे में सब डरते हैं। पुराना स्कूल गांव के बाहर था, थोड़ा सा जंगल के पास। एक कच्चा रास्ता था जो वहां तक जाता था। दिन के टाइम भी कोई उधर नहीं जाता था और रात के बाद तो बिल्कुल नहीं। रवि ने बताया कि स्कूल ब्रिटिश टाइम का था, काफी पुराना। उस वक्त गांव का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता था। दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे और उस स्कूल के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी जो हर बच्चा यहाँ बड़ा होते होते सुन लेता है। ब्रिटिश राज के टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। गांव के कुछ लोग और फ्रीडम फाइटर्स पुलिस से बचने के लिए उस स्कूल में छुप गए थे। रात का टाइम था और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि उन्होंने दरवाजे खोलने का मौका भी नहीं दिया, सीधा आग लगवा दी ताकि कोई बाहर ना आ सके। उस वक्त स्कूल के अंदर कुछ बच्चे भी थे जो एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुक गए थे और उनमें एक औरत भी थी जो टीचर की पत्नी थी, अपनी छोटी बेटी को लेने आई थी। आग लगने के बाद जो चीखें उठी थी ना, वो गांव के कोने कोने तक सुनाई दी थी। रवि बोल रहा था और आर्यन को लग रहा था जैसे हवा भी उस कहानी को सुन के ठंडी हो गई हो। कहते हैं सुबह जब लोग वहाँ पहुंचे थे तो सिर्फ जली हुई दीवारें थी, कुछ बुक्स थी जो आधी जली हुई थी और एक छोटी सी चप्पल मिली थी। जिस्म किसी का प्रॉपर नहीं मिला, उस औरत का भी नहीं। बस तब से गांव के लोग मानते हैं कि वो औरत अपनी बेटी को ढूंढती रह गई और आग में मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं अटक गई। धीरे धीरे वो कहानी सीतापुर की चुड़ैल बन गई। गांव के लोग कहते हैं कि रात के टाइम स्कूल के आसपास बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी को रोता हुआ महसूस होता है और कभी कभी एक औरत की परछाई दिखती है जो सफेद कपड़ों में होती है और बाल खुले होते हैं। जो भी उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख ले वो बीमार पड़ जाता है या फिर रात को उठ उठ के चिल्लाने लगता है। आर्यन ये सब सुन के पहले तो हंस पड़ा, उसे लगा ये टिपिकल गांव वाली कहानी है, बच्चों को डरा के रखने के लिए बनाई हुई। लेकिन रवि के चेहरे पे जो सीरियसनेस थी ना, वो फेक नहीं लग रही थी। उस रात आर्यन को नींद थोड़ी लेट आई। चारपाई पे लेटा हुआ वो सीलिंग को देख रहा था। बाहर से जंगल की आवाजें आ रही थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उसके दिमाग में बार बार रवि की बातें चल रही थी। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों डर रहा है। वो शहर से आया हुआ बच्चा था, घोस्ट्स और चुड़ैल जैसे वर्ड्स उसके लिए सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड थे। लेकिन फिर भी जब रात के बीच में किसी पेड़ के हिलने की आवाज आई ना, उसका दिल थोड़ा सा तेज हो गया। उसने अपनी चादर थोड़ी ऊपर खींच ली और खुद को समझाया कि कुछ नहीं है, बस हवा है। लेकिन गांव की रात शहर की रात जैसी नहीं होती। यहाँ अंधेरा सिर्फ लाइट ना होने की वजह से नहीं होता, यहाँ अंधेरा एक प्रेजेंस जैसा होता है जो चुपचाप रहता है, देखते रहता है। और उस रात आर्यन को ये बात पहली बार फील हुई, बिना किसी वजह के। बस एक अजीब सा भार उसके सीने पे था, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि कुछ जगहों को बस दूर से देखना चाहिए, पास जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन आर्यन ने उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया और वही इग्नोर करना उस रात के बाद धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगा। उसके बाद के दिन में आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा था। वो खुद भी नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोग कर रहे थे। पहले जो बच्चा सुबह उठते ही भाग के बाहर निकल जाता था, अब वो थोड़ा लेट उठता, कभी कभी बिना वजह चुप बैठा रहता और शाम होते ही उसका मन अंदर रहने का करता। फिर भी जब दिन के टाइम रवि या गांव के और बच्चे उसे स्कूल वाले रास्ते के पास से ले जाते थे तो आर्यन जान के भी पूछता नहीं था, बस चुपचाप निकल जाता था। पर उसके दिमाग में वो जगह रहने लगी थी, बिना देखे भी, जैसे कोई पिक्चर दिमाग के किसी कोने में चिपक जाए। रवि ने भी एक दो बार नोटिस किया कि आर्यन रात को थोड़ा रेस्टलेस है, कभी चारपाई पे करवट बदलता रहता, कभी उठ के पानी पीने चला जाता। और जब रवि कैजुअली पूछता कि क्या हुआ तो आर्यन बोल देता, कुछ नहीं, बस शहर की आदत है। लेकिन सच ये था कि जब भी रात को हवा तेज चलती थी और पेड़ों के पत्ते आपस में टकराते थे ना, उसे ऐसा लगता था जैसे किसी के बाल हवा में हिल रहे हो। ये थॉट उसके दिमाग में आया और उसने तुरंत खुद को डांटा भी कि फालतू इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन भी कभी कभी बिना परमिशन के रियल लगने लगती है। उस रात गांव में बिजली चली गई थी, जो वहाँ नॉर्मल बात थी, लेकिन आर्यन के लिए नहीं। शहर में पावर कट का मतलब होता है मोबाइल टॉर्च, इन्वर्टर, कुछ ना कुछ। यहाँ अंधेरा पूरा का पूरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और दूर दूर तक फैली हुई शैडोज। लोग जल्दी सो गए थे। नानी ने भी बोल दिया था रात को बाहर मत जाना, हवा ठंडी हो रही है। आर्यन चारपाई पे लेटा हुआ था, आंखें बंद थी पर नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई बाहर चल रहा है, मिट्टी पे नंगे पैर चलने की हल्की सी आवाज। फिर अचानक बिल्कुल चुप। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, गांव में ये सब कॉमन है। पर जब ये आवाज 2-3 बार रिपीट हुई ना, तब उसने आंखें खोल दी। उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जो उसे याद था कि सोने से पहले बंद किया गया था। उस वक्त उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट हुई। वो उठा नहीं, बस चादर के अंदर से देखता रहा और फिर दरवाजे के पास से एक शैडो
गुजरी। ज्यादा क्लियर नहीं थी, बस इतना लगा जैसे कोई सफेद कपड़ा हवा में हिल के निकल गया हो। सुबह जब वो उठा तो सब नॉर्मल था, जैसे रात का कुछ हुआ ही ना हो। नानी किचन में काम कर रही थी, रवि बाहर बैठ के चाय पी रहा था। आर्यन ने दरवाजे वाली बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा शायद सपना होगा, पर उस दिन के बाद उसके साथ छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगी। कभी उसका नाम लेके कोई बुलाता हुआ फील होता जब आसपास कोई नहीं होता, कभी अचानक ठंडक लग जाती जब धूप में खड़ा होता। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वो स्कूल वाले रास्ते की तरफ देखता ना, उसे लगता जैसे कोई पेड़ के पीछे से उसे देख रहा हो। एक बार उसने सच में रुक के देखा, कुछ नहीं था, बस हवा में हिलते हुए पत्ते। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में रवि की बात घूम गई कि जो उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख ले वो बीमार पड़ जाता है। उस शाम रवि ने थोड़ा पी रखा था, गांव में किसी फंक्शन के बाद लौटा था। उसकी बातें ज्यादा खुली हुई थी, हंस रहा था, और आर्यन ने उसी मोमेंट का फायदा उठाया। कैजुअली बोला, भैया वो स्कूल दिखता कैसा है? रवि पहले हंसा, बोला तू अभी तक उसी पे अटका है। फिर थोड़ा रुक के बोला, चल दूर से दिखा देता हूँ, कुछ नहीं होता। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर वो पीछे नहीं हटा। दोनों धीरे धीरे गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते पे चल पड़े। चांद बादलों के पीछे छुप रहा था, टॉर्च की रोशनी जमीन पे पड़ रही थी। जैसे जैसे स्कूल पास आता गया, हवा और ठंडी होती गई, जंगल की आवाजें ज्यादा क्लियर होने लगी। और फिर अचानक टॉर्च की रोशनी स्कूल के गेट पे पड़ी। गेट आधा टूटा हुआ था, दीवारों पे जलने के निशान अभी भी दिख रहे थे, और गेट के पास ही वो बैठी हुई थी, सफेद कपड़ों में, जमीन पे बैठी हुई, बाल पूरे चेहरे पे बिखरे हुए, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे कोई मूर्ति हो। उस सेकंड आर्यन का दिमाग ब्लैंक हो गया, उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए हों। उसने रवि का हाथ पकड़ा और बिना पूरा बोले सिर्फ इतना कहा, चलो। रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की और बोला, कोई बूढ़ी होगी। लेकिन जब उस औरत ने धीरे से अपना सर उठाया ना, उस मोमेंट आर्यन ने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। उसे बस इतना याद है कि पीछे से किसी के घुंघरू जैसे हल्की सी आवाज आई, या शायद बच्चों के हंसने की, और उसके बाद कुछ याद नहीं, सिर्फ अंधेरा, भागते हुए पैर और सीने में उठता हुआ डर जो सांस लेने नहीं दे रहा था। उस रात के बाद आर्यन को सिर्फ इतना याद था कि वो भाग रहा था, बिना पीछे देखे। पैर लड़खड़ा रहे थे, सांस गले में अटक रही थी, और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि रुकना नहीं है, पलटना नहीं है। लेकिन न गांव के रास्ते शहर जैसे सीधे नहीं होते, एक मोड़ आता है फिर दूसरा, अंधेरे में सब कुछ एक जैसा लगता है। और कहानी ना कहानी आर्यन रास्ता भूल गया। उसे याद है कि उसके पैर किसी पत्थर से टकराए, वो गिर गया, घुटने छिल गए, पर दर्द फील करने का टाइम ही नहीं था। उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज महसूस की, नंगे पैर मिट्टी पे पड़ते हुए, धीरे धीरे, जैसे जान के चल रहा हो। और उसी डर में वो पुरानी हवेली के पास जा पहुंचा, जिसके बारे में भी गांव के बच्चे चुप हो जाते थे। उसकी दीवार से लग के वो बैठ गया, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए। उसे याद नहीं कब नींद आई, या आई भी या नहीं। बस सुबह जब आंख खुली तो पूरा गांव उसके आसपास खड़ा था। मम्मी रो रही थी, पापा का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, नानी उसे सीने से लगा के बस इतना बोल रही थी, मिल गया मिल गया। घर लाने के बाद सबको लगा बस डर के मारे हो गया होगा, थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन रात होते ही चीजें बदलने लगी। आर्यन को तेज बुखार चढ़ गया, वो नींद में बार बार उठ के चिल्लाता था, बोलता था दरवाजे पे कोई खड़ी है, कभी बोलता मम्मी उसे अंदर मत आने दो, कभी बोलता वो मुझे बुला रही है। और सबसे अजीब बात ये थी कि कभी कभी वो ऐसी लैंग्वेज में बोलने लगता था जो उसे आती ही नहीं थी, पुराने हिंदी शब्द, ऐसी लाइंस जो किसी पोएम या प्रार्थना जैसी लगती थी। और जब मम्मी उसके पास बैठ के उसका सिर सहलाती थी ना, तो उसका हाथ अचानक इतना ठंडा हो जाता था जैसे बर्फ को छू लिया हो। घर के दरवाजे बिना हवा के खुल जाते थे, कभी किचन में रखा स्टील का ग्लास अपने आप गिर के टूट जाता था। और ये सब देख के घर वालों का डर भी डर में बदलने लगा। पंडित जी बुलाए गए, पूजा हुई, मंत्र चले, धूप जली, लेकिन आर्यन के चेहरे पे जो टेंशन थी वो कम नहीं हुई। पंडित जी ने अंत में हाथ जोड़ के बस इतना बोला कि जो चीज इस बच्चे के साथ जुड़ी है वो नॉर्मल नहीं है, ये वहाँ की है, पुराने स्कूल वाली, और ये मेरे बस की बात नहीं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने गांव के एक तांत्रिक का नाम लिया जो जंगल के पास रहता था, जिसको लोग कम ही बुलाते थे, लेकिन जब बुलाया जाता था तो रीजन हैवी होता था। सुबह सुबह आर्यन को उठा के जंगल की तरफ ले जाया गया, बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ हवा भी अजीब लगती थी। तांत्रिक ने जैसे ही आर्यन को देखा ना, उसने बिना पूछे बोल दिया, ये माँ है जो जल के मरी थी, जो बच्चों को अपनी बेटी समझ लेती है। और जब वो बोल रहा था तब आर्यन के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती, बहुत हैवी, बहुत भारी, जैसे सांस के साथ धुआं निकल रहा हो। साधना शुरू हुई, आग जली, मंत्र तेज होते गए, आर्यन का शरीर झटके लेने लगा, उसके हाथ पैर अकड़ गए, आंखें आधी खुली हुई थी लेकिन देख नहीं रही थी। और अचानक एक तेज चीख निकली, ऐसी चीख जिससे पेड़ के पत्ते भी हिल गए। और फिर अचानक सब शांत, इतना शांत कि जंगल की आवाज भी रुक गई। आर्यन बेहोश हो गया, और जब होश आया तो वो सिर्फ थका हुआ था, जैसे कोई लंबी बीमारी से उठा हो। उसने किसी औरत का नाम नहीं लिया, उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप मम्मी के कंधे पे सिर रख दिया। 2 दिन बाद ही फैमिली ने गांव छोड़ दिया, बिना किसी से ज्यादा बात किए। आर्यन ने जाते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज भी नहीं देखता। मुंबई वापस आके सब नॉर्मल हो गया।
गया, स्कूल, फ्रेंड्स, लाइफ, लेकिन नॉर्मल सिर्फ ऊपर से। आर्यन का कहना है कि आज भी वो दरवाजा बंद करते वक्त 2 बार चेक करता है। रात को अगर हवा तेज चले तो वो हेडफोन्स लगा लेता है। और सबसे अजीब बात ये है कि वो बच्चों की हंसी अगर रात को सुने ना तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। ये कहानी आर्यन ने मुझे भेजी और ऑनेस्टली जब मैंने इसको पूरा पढ़ा ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये हिट किया कि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपना पास्ट याद रखती हैं। और जब हम बिना समझे वहाँ घुस जाते हैं ना, तो वो सिर्फ डर नहीं दिखाती, वो अपना दर्द भी चिपका देती हैं। आर्यन मानता है कि वो औरत उसकी पहली गलती थी, लेकिन वो आखिरी नहीं होगी, और इसीलिए वो बस इतना बोलता है कि अगर कभी दिल बिना वजह बोले रुक जाओ या भाग जाओ, तो प्लीज अपने दिल की सुन लेना, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो बुलाती हैं, और हर बार बुलाने का मतलब वापस आना नहीं होता। थैंक यू गाइज स्टोरी को एंड तक सुनने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने साथ घटी हुई कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, शायद अगली स्टोरी आपकी हो।